Hello, students. Let's continue the chapter Nationalism in Europe. So, this is the topic the making of Germany and Italy. तो अब तक हमने पढ़ा कि कैसे कंजर्टिस्ट और लिबरलिस्ट की आपस में फाइट चलती रही। कहीं पे कंजर्टिस्ट की जीत होती थी, कभी लिबरलिस्ट की जीत होती थी। तो पहले हमने पढ़ा कि यहाँ तक ऑटोमन यहाँ तक आपने पढ़ा कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो था, तो कैसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में लिबरल्स की हार हुई 1848 में। अब लेकिन वो फिर भी रुके नहीं। उसके बाद जर्मन स्टेट में बार बार कह रही हूँ, जर्मनी अभी नहीं बना। जर्मन स्टेट ने लेकिन छोड़ा नहीं अपना साहस, दे कंटिन्यूड फॉर दैट। अब यहाँ पे प्रशिया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि जर्मनी को एज अ नेशन स्टेट बनाने के लिए। ओके, तो अगेन आफ्टर 1848 द टाइम पीरियड व्हेन जर्मनी स्टार्टेड इट्स जर्नी फॉर द मेकिंग अ नेशन स्टेट बट कुडंट बिकम, अभी तक नहीं बना। तो 1848 के बाद यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। तो नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स वर ओपन मोबिलाइज बाय कंजर्टिस्ट। अभी भी जो नेशनलिस्ट सेंटीमेंट है वो भी कंजर्टिस्ट, जैसे कंजर्टिस्ट में आप मेनली मोनर्क उनको मोबिलाइज करते रहे कि स्टेट पावर को अपने हाथ में लेने की और पॉलिटिकल डोमिनेशन बनाने की यूरोप में। तो अब जर्मनी और इटली का केस इस चीज़ में हम ले सकते हैं। यहाँ पे आपने करना है जर्मनी की यूनिफिकेशन। कैसे ही उस चैप्टर को लोगे उसमें आप करोगे कि 1848 में मिडिल क्लास ने एफर्ट किया जर्मनी को एज अ नेशन स्टेट बनाने का, बट दैट कुडंट बिकम। वो आपने पहले अभी देखा है कि वो बन नहीं पाया बिकॉज ऑफ द रीजंस कि उनके साथ सबका लोगों का साथ नहीं था। तो जर्मन कॉन्फेडरेशन जो थी 39 स्टेट की, आपको पता है, उसको नेशन स्टेट बनाने के लिए दैट इज गवर्न बाय इलेक्टेड पार्लियामेंट कोशिश करी गई, बट इट कुडंट बिकम। तो अब जो लिबरल इनिशिएटिव थे टू नेशन बिल्डिंग, तो रिप्रेस बाय कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की एंड मिलिटेंट्स एंड सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स कॉल्ड जंकर्स ऑफ प्रशिया। तो ये किसने रिप्रेस किया? जो 1848 में इन्होंने एफर्ट किया था लिबरलिस्ट ने एज अ नेशन स्टेट बनाने का, इसको एक तो मोनार्की थी, साथ में मिलिट्री उनकी थी, और उसको लार्ज लैंड ओनर जिनको कि जंकर्स कहा जाता था प्रशिया के, इन्होंने इस लिबरलिस्ट मूवमेंट को सक्सेसफुल होने ही नहीं दिया। ओके, तो तब से प्रशिया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि मैं अब जर्मन स्टेट को यूनिफाई करूंगा। तो जर्मन का जो चीफ मिनिस्टर था ऑटो वन बिस्मार्क, वो मेन आर्किटेक्ट था इस पूरी जर्मनी को नेशन स्टेट बनाने की प्रोसेस के लिए। उसने प्रशियन आर्मी की हेल्प ली और ब्यूरोक्रेसी सिविल सर्वेंट्स की हेल्प ली, और उसने 3 वॉर लड़ी 7 सालों में। किसके साथ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, जिसमें कि प्रशिया की जीत हुई। तो वैसे इसकी यूनिफिकेशन जो थी जर्मनी की वो कंप्लीट हुई। मतलब अब जर्मन की 39 कॉन्फेडरेशन थी दैट टर्न्ड इनटू जर्मनी स्टेट। चाहे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रशिया का रहा है, लेकिन प्रशिया वॉज द मेन किंग। अब प्रशियन किंग जो था विलियम वन, वो मेन एम्परर बना जर्मनी का, दैट हेल्ड इन वर्साइल पैलेस में जो हुई सारी सेरेमनी। चाहे सारे एफर्ट प्रशिया ने किया, लेकिन प्रशिया ही उसी का सारा एम्परर बना है जर्मनी स्टेट का। तो अब बिटरली कोल्ड मॉर्निंग 18 जनवरी 1871 में एक असेंबली थी जिसमें कि प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट थे, रिप्रेजेंटेटिव आर्मी थी, प्रशियन मिनिस्टर्स थे जिसमें कि ऑटो वन बिस्मार्क बट ऑब्वियस था। वो एक अनहीटेड हॉल में पैलेस ऑफ वर्सेल्स में इकट्ठे हुए, जिसमें कि केसर विलियम वन, ओके, जर्मन एम्परर प्रशिया, वहाँ पे विलियम वन है, यहाँ पे जर्मन विलियम वन है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, उसको घोषित किया गया एज अ एम्परर। पहले ये जर्मनी स्टेट था, किंगडम था, लेकिन प्रशिया और जब जर्मन इकट्ठे मिले तो एक एम्पायर बन गया जिसका एम्परर बना विलियम वन। तो नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस जर्मनी में एक तरह से डोमिनेशन दिखाती है कि यहाँ पे प्रशिया स्टेट पावर की डोमिनेशन थी ओवर जर्मन स्टेट, और न्यू स्टेट बनी, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दिया गया मॉडर्नाइजिंग करेंसी, बैंकिंग, लीगल, जुडिशियल सिस्टम। और जर्मनी में जो प्रशियन के मेजर थे वो सारे जर्मनी में फॉलो किए, क्योंकि प्रशिया वॉज द मेन एफर्ट दैट हैज़ बिन डन। तो उसी को उसके अकॉर्डिंग सारी जर्मनी में उन्हीं के एफर्ट चलते गए। ये दिखाया कि सेरेमनी कैसे हेल्ड हुई जर्मनी एम्पायर की हॉल ऑफ मिरर्स में की गई, वर्सैल में। सेंटर में स्टैंड द केसर दिख रहा है आपको, चीफ कमांडर ऑफ रशियन आर्मी दिख रहा है, जनरल वॉन रून दिख रहा है नियर द बिस्मार्क।
तो मॉन्यूमेंट जो भी ये था, ये प्रेजेंटेड बाय आर्टिस्ट बिस्मार्क ऑन द लेटर 70th बर्थ, जब आपका 70th बर्थडे था 1885 में, तब उसको प्रेजेंट की गई थी, उस चीज़ की ये है। अब ये आप देख सकते हो जर्मन यूनिफिकेशन कि कैसे अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज़ है, किंगडम्स है, जर्मनी अभी तक नहीं बना। गॉट इट? ये अपने जर्मनी यूनिफिकेशन की और उसके बाद ये जर्मनी बना है। तो अब आप सेम वे आपकी इटली यूनिफिकेशन है, दोनों की आपने सिमिलरिटीज़ देखनी है कैसी हैं। तो इटली जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं, जुज़ेप्पे मज़ीनी था, तो देयर वर 3 हीरोज़, यहाँ के 3 हीरोज़ हैं टू मेक इटली एज अ नेशन स्टेट। तो जर्मनी की तरह इटली भी काफ़ी सारे फ्रेगमेंट्स थे, इनकी 7 स्टेट्स थी। लुक एट देयर द मैप, ये देख सकते हो आप, ये मैप है इसका, 7 स्टेट में बटा हुआ था। ये किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, पेपल स्टेट, टस्कनी, और ये सरदानिया है जो कि दैट वाज रूल्ड बाय ओनली इटालियन प्रिंसेस। बाकी सब जगह अलग अलग रूलर्स रूल कर रहे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि नॉर्थ दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया, ओके, साउथ वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पेन, एंड सेंटर ऑफ पेपल स्टेट देट वर अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉप। तो ऐसे इनका रूल चल रहा था। तो दैट वाज नॉट अ यूनिफाइड स्टेट। अब जब इसकी नेशन स्टेट बन जाएगी, इसका कलर आप देख सकते हो, लाइक हाउ दे जस्ट मेक अ नेशन स्टेट। सो ये बिफोर है, ये आफ्टर है, आफ्टर मेकिंग अ नेशन स्टेट। तो इसमें यही चीज़ बताई है हाँ जी, तो ये 7 स्टेट थी इटली की यूनिफिकेशन की, आपने देख लिया, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इटालियन यूनिफिकेशन। इसमें 7 स्टेट थी, डायनेस्टी स्टेट थी इटली की, तो जिसमें कि मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर था। और मिडल में जैसे इन्होंने कहा इटली वाज डिवाइडेड 7 स्टेट, सिरदानिया पिडमेंट एक ही स्टेट थी जिसमें कि इटालियन प्रिंसेस रूल कर रहे थे। जैसे आपकी ये आपने सिमिलरिटी साथ साथ जर्मनी रखनी है, जैसे जर्मनी में प्रशिया ने मेन एफर्ट करे टू मेक जर्मनी एज अ नेशन स्टेट, उसमें ये सारे एफर्ट सरदानिया पिडमेंट करेगा टू मेक इटली अ नेशन स्टेट। काफ़ी सारी सिमिलरिटीज देखनी है। तो नॉर्थ वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रिया, ओके, सेंटर वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉप, एंड सदर्न वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। क्लियर? तो इटालियन लैंग्वेज दैट वाज नॉट हैव ए कॉमन फॉर्म नहीं थी, काफ़ी सारे रीजनल डायलेक्ट से अलग अलग तरह बोली जाती थी इटालियन। तो 1830 जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जुज़ेप्पे मज़ीनी था, उसने कोशिश की जर्मनी को, इटली को यूनिफाई करने के लिए। तो उसने सीक्रेट सोसाइटी बनाई, जो यंग इटली, सारा सेम पढ़ चुके हो आप, वही है। तो उसका फेलियर हो गया नेचुरली, उसको अपराइजिंग, उसने रेवोल्यूशन किया, उसको 1831 में एग्जाइल भेज दिया गया था। तो इसका मतलब सिरदानिया पिडमेंट में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि वो अब इसको नेशन स्टेट बनाए अंडर द रूल ऑफ किंग विक्टर एमेनुएल II के अंडर। उसने इटालियन स्टेट्स को अब नेशन स्टेट बनाना है। जैसे अब यहाँ पे सारा काम प्रशिया ने किया जर्मनी में, यहाँ पे सिरदानिया पिडमेंट सारा काम करेगा टू मेक इटली एज अ नेशन स्टेट। तो इन द आइज ऑफ रूलिंग एलिट्स ऑफ दिस रीजन, अ यूनिफाइड इटली ऑफर्ड दैम पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। अब जो रूलिंग क्लास थी, रूलिंग क्लास जो इलीट लोग थे, हाईली रिच पीपल थे, उनके लिए जो ये यूनिफाइड इटली अगर होती है तो काफ़ी नेचुरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी, उनकी पॉलिटिकल डोमिनेंस भी रहेगी, इसलिए उन्होंने सारे एफर्ट किए। हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हो कैरिकेचर दिखाया गया है, कार्टून कैरिकेचर। ऑटो वन बिस्मार्क है, जर्मन इन रिचस्टैग, जो कि पार्लियामेंट, पता है आपको, पार्लियामेंट के अलग अलग हर कंट्री में नाम होते हैं। जर्मनी रिचस्टैग आपने पढ़ा है पहले 9th क्लास में भी। तो फ्रॉम द फिगर कि कैसे वो रूल कर रहा है, और सारे झुके हुए हैं पार्लियामेंट में, डरते थे उससे, ये चीज़ दिखाई गई है। हाँ जी, तो अब क्या हुआ, चीफ मिनिस्टर कैवियर, जर्मनी में हमने पढ़ा था चीफ मिनिस्टर आपका था, हाँ जी, जर्मनी में पढ़ा था आपने, कैवियर था, ऑटो वन बिस्मार्क था, और यहाँ पे आपका चीफ मिनिस्टर आ रहा है सरदानिया पिडमेंट का चीफ मिनिस्टर कैवियर। सिमिलरिटीज हैं सेम। अच्छा, इसमें मैंने जैसे आपको कहा इटली के 3 मेन हीरो थे। नंबर 1 आपका था मज़ीनी, जुज़ेप्पे मज़ीनी था। नंबर 2 पे हीरो था कैवियर, और नंबर 3 पे आपका था जुज़ेप्पे गैरिबल्डी। ये तीसरा हीरो था जिनके कारण ये इटली की यूनिफिकेशन पॉसिबल हुई। तो मज़ीनी का रोल पढ़ चुके हो कि ही वॉज सेंट टू एग्जाइल 1831 में, उसने क्योंकि रिवोल्ट किया था,
और जो चीफ मिनिस्टर कैवियर था वो था सिरदाने पिटमन का। तो उसने ही जस्ट वॉज नीदर रिवोल्यूशन, ना तो क्रांतिकारी था और ना ही वो डेमोक्रेट था, और वो काफ़ी वेल्दी लोगों की, एजुकेटेड लोगों की तरह था, और इटालियन एलीट भी था। तो उसको लगता था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल तभी हो पाएगी जब यहाँ पे एक पॉलिटिकल डोमिनेशन ऑफ किंग की होगी। तो इसलिए उसने इस सारे एफर्ट किए। तो ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर, जैसे आपने पढ़ा मोस्टली लोग फ्रेंच बोलते थे टू शो ऑफ, तो फ्रेंच अच्छी बोलता था देन इटालियन से। और उसने काफ़ी टैक्टफुली डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए फ्रांस से। और सिरदाने पिटमन डिफीटेड द ऑस्ट्रियन फोर्स इन 1859। तो ये 1859, ये जो ऑस्ट्रियन एरिया था 1859 में, यहाँ पे सेम चीज़ आपने पढ़ी थी। ऑटो वन बिस्मार्क जो था उसने 3 वॉर्स लड़ी थी 7 ईयर्स में। अब इसमें जो ये कैवियर है इसने फ्रांस के साथ अच्छे रिलेशन बनाए और ऑस्ट्रियन फोर्सेस को नॉर्थ से हटा दिया। चलो जी, ये नॉर्थ क्लियर हो गया, डन। तो उसके बाद आपका ये पॉप का इन्होंने खास कुछ बताया नहीं है, ये अब साउथ की बताएंगे, वो सुनो। अब यहाँ पे तीसरा हमारा हीरो है जो वो है जुज़ेप्पे गैरिबल्डी है। तो उसने एक फ्रे बनाई, एक छोटी सी आर्मी बनाई। तो 1860 में वो साउथ की तरफ इटली में, साउथ इटली में गया, किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट की उसको सपोर्ट मिल गई यहाँ पे। तो उसने क्या किया, स्पेनिश फोर्सेस को यहाँ से हटा दिया। तो अब उसने लोकल पीजेंट को वॉलंटरी फोर्स बनाई और जो साउथ में स्पेन का रूल था उनको ये ख़त्म कर दिया। ये सारी इटली इनके अंडर कंट्रोल आ गई। तो अब इसमें दिखाया कि उसकी पॉपुलेशन इतनी इलिटरेट थी इटली की, काफ़ी ज़्यादा। तो अब उनको इस लिबरल नेशनलिस्ट मूवमेंट का कुछ नहीं अंदाज़ा। और जो पीजेंट गैरिबल्डी की हेल्प कर रहे थे, उसको सपोर्ट कर रहे थे सदर्न इटली में, और उनको कभी उन्होंने इटालियन नाम तो सुना ही नहीं था। उनको जब इटालिया बोला गया तो उनको लगता था कि शायद ये जुज़ेप्पे गैरिबल्डी की वाइफ का नाम है, सॉरी ये विक्टर एमेनुअल II की वाइफ का नाम है, जो कि किंग था वहाँ पे, उसकी वाइफ का नाम है इटालिया, जिसको आज़ाद हमने कराना है, इसलिए उन्होंने उसको ज्वाइन किया था आर्मी को। तो दे नेवर न्यू दिस थिंग कि ये एक्चुअली लाई लिबरलिज्म की है, उसको आज़ाद करवाने की है फ्रॉम द स्पेन। तो दैट इज़ हाउ अब आप देख सकते हो कि ये इटली आपका यूनिफाइड हो गया। किंग विक्टर एमेनुअल II को यहाँ का किंग बना दिया गया। हाँ जी, अब आया स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन जिसको आप इंग्लैंड भी कहते हो, बाद में यूके बनेगा, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दैट ग्रेट ब्रिटेन फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सटन अपहीवल। आपको एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो बाकी आपने जर्मनी, ग्रीस, इटली की यूनिफिकेशन पढ़ी है, उसमें काफ़ी सारा रेवोल्यूशन, ब्लडशेड है, और काफ़ी हीरोज़ और किंग्स वाला इंपॉर्टेंट वो उन्होंने पार्टिसिपेट करके उन्होंने नेशन स्टेट बनाई है। लेकिन जो ब्रिटेन का केस है वो बिल्कुल टोटली सारी कंट्री से अलग है, क्योंकि ब्रिटेन में कोई हीरो, नेशनल हीरो नहीं था। तो इसमें जो मेन हीरो रहा है उनका इंग्लिश पार्लियामेंट रही है, जिन्होंने सारे ये एफर्ट किए हैं। और बाकी चीज़ों में कंट्री में ये विद इन 20-30 ईयर्स में ये सॉर्टेड इनकी प्रॉब्लम हो गई ऑफ द मेकिंग अ नेशन स्टेट। लेकिन इसमें इंग्लैंड में बहुत टाइम लग, अराउंड 100 ईयर्स लग गए इंग्लैंड को नेशन स्टेट बनने में। तो इनका एक तरह से आप कह सकते हो इंग्लैंड का केस बाकी नेशन स्टेट से थोड़ा डिफरेंट है। तो इसमें सडन अपहीवल नहीं थी, ये लॉन्ग प्रोसेस था। इट वॉज अ लॉन्ग ड्रोन आउट प्रोसेस फॉर द इंग्लैंड। तो देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन। 18th सेंचुरी में कोई ब्रिटिश नेशन नहीं थी। वहाँ पे प्राइमरी आइडेंटिटीज किस चीज़ की थी, दैट इज ब्रिटिश। एक आइजल था जिसमें कि एथनिक ग्रुप थे इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट, आयरिश। ये डिफरेंट 4 ग्रुप वहाँ पे थे जो रह रहे थे। कोई ब्रिटिश आइजल में कुछ और ऐसा नहीं था। और इन सब में जो इंग्लिश था उनकी डोमिनेशन दूसरों पे बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि इन्होंने एजुकेशन गेन कर ली, वेल्थ इनके पास आ गई, इनके पास इंपॉर्टेंस पावर आ गई, और इन्होंने धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस इन तीर पे लगाना शुरू कर दिया। ओके, तो इंग्लिश पार्लियामेंट, जैसे मैंने कहा, इसका मेन हीरो जो था इंग्लैंड की नेशन स्टेट बनने में, वो इंग्लिश पार्लियामेंट का था, जिसको पावर मिली थी 1688 में एट द एंड ऑफ कन्फ्लिक्ट। आपने याद रखना है, जो इंग्लैंड था दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ अदर पावर। तो जो कि नेशन स्टेट बना 1688 में, यहाँ पे ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था
जिसके कारण ये नेशन स्टेट बना था। और इंग्लैंड में जो मेन रोल था वो इंग्लिश पार्लियामेंट का था। तो अब क्या हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन हुआ 1707 में बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। ओके, ये दोनों में एक्ट के कारण ये दोनों को मतलब स्कॉटलैंड को ज़बरदस्ती इसमें मर्ज कर लिया गया विद द यूनाइटेड किंगडम। अब इसका नाम यूनाइटेड किंगडम पड़ गया, पहले इसका नाम था ब्रिटेन। जब से एक्ट ऑफ यूनियन हुआ, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मर्जेंस हुई, उसके कारण यूके बन गया ये ग्रेट ब्रिटेन 1707 में, ये थोड़ा याद रखना। फिर इसके कारण क्या हुआ, इंग्लैंड ने अपना इन्फ्लुएंस डालना शुरू किया स्कॉटलैंड पे। स्कॉटलैंड में क्या किया गया, ब्रिटिश ने पार्लियामेंट ने ज़बरदस्ती इसके इंग्लिश मेंबर वहाँ पे इन्फ्लुएंस किए और ब्रिटिश आइडेंटिटी वहाँ पे मर्ज की। स्कॉटलैंड का जो डिस्टिंक्ट कल्चर था, उनका ड्रेसिंग स्टाइल था, उनकी लैंग्वेज, सब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सबको उन्होंने सप्रेस कर दिया, कुचल दिया। जहाँ पे जो कैथलिक क्लैंस थे ना स्कॉटिश हाईलैंड्स में, क्योंकि आपने याद रखना है कि जो ब्रिटेन है उनमें जो क्रिश्चियन होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं, एक प्रोटेस्टेंट एक कैथलिक। तो यहाँ पे जो इंग्लैंड में रूल है, जो जिसको रिलीजन को मानते क्रिश्चियनिटी को, वो प्रोटेस्टेंट को मानते हैं। तो जहाँ पे जो कैथलिक थे ना स्कॉटलैंड में, उनको सबको काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट किया गया। स्कॉटिश हाईलैंडर्स को काफ़ी रिप्रेशन का सामना करना पड़ा। और जब भी उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस ज़ाहिर करने की कोशिश की, मतलब उनका जब भी उन्होंने रिवोल्ट किया उसको कुचल दिया गया। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि एक तरह से इन्होंने स्कॉटलैंड को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। उनके कल्चर, उनकी इंट्यूशन, उनका ड्रेसिंग स्टाइल, सब कुछ उनका ख़त्म करके इन्होंने उस पर अपना एफर्ट बना के रखा, अपनी एक तरह से होल्ड बना के रखा और उनकी इंडिपेंडेंस टोटली ख़त्म कर दी। तो उनकी लैंग्वेज भी ख़त्म, ड्रेसिंग स्टाइल ख़त्म, ये हो गया जी। फिर उसके बाद तीसरा आपका आयरलैंड। इन्होंने वेल्स के बारे में कुछ नहीं बताया, तो वी वोंट रिपीट दैट वन। तो अब वेल्स की स्टोरी क्या है, तो वेल्स की जो पॉपुलेशन थी वो दो पार्ट से बटी हुई थी, एक थे कैथलिक, एक प्रोटेस्टेंट। मैंने आपको पहले बता दिया कि इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट रूल रिलीजन को फॉलो करती हैं। तो स्कॉटलैंड में थे कैथलिक, उनको भी इन्होंने डिस्ट्रॉय किया। और आयरलैंड में दो कम्युनिटीज़ थी, एक थे कैथलिक, एक थे प्रोटेस्टेंट। तो इंग्लिश लोगों ने नेचुरली प्रोटेस्टेंट को पूरी हेल्प करी, और जो आयरलैंड जो थे कैथलिक, उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ा बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द इंग्लैंड। तो कैथलिक ने रिवोल्ट किया ब्रिटिश डोमिनेशन के अगेंस्ट, लेकिन उसको भी सप्रेस कर दिया, कुचल दिया गया। और जब ये इनका रिवोल्ट फेल हो गया, जो कि वॉल्फ टोन ने शुरू किया था एंड उसके यूनाइटेड आयरिश मैन थे, तो उस आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूके में 1801 में मर्ज कर लिया। आप देखें लॉन्ग, यहाँ पे 1707 था जब स्कॉटलैंड उन्होंने मर्ज किया, यहाँ से प्रोसेस शुरू हो रही है नेशन स्टेट की। और यूके के 1801 में विद द मर्जेंस ऑफ आयरलैंड, इसको पूरी तरह से यूके की यूनिफिकेशन कंप्लीट होती है। तो एक नई ब्रिटिश नेशन बन गई, जिसमें क्या थी, डोमिनेशन ऑफ इंग्लिश कल्चर था। वहाँ पे न्यू ब्रिटेन के सिंबल थे, क्या थे, यूनियन जैक, ब्रिटिश फ्लैग था, नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग, इंग्लिश लैंग्वेज थी, जिसके कारण उन्होंने दूसरी कम्युनिटीज़ पे डोमिनेट शुरू कर दिया एंड दैट बिकेम अ फुल फ्लैज नेशन स्टेट। अब आपको याद रखना है कि आयरलैंड, क्योंकि बाद में ज़बरदस्ती उसमें बनाया गया था, उन्होंने अपने आप को सेपरेट कर लिया है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे गैरीबेल्डी, जुज़ेप्पे गैरीबेल्डी है, जो किंग विक्टर एमेनुएल II की हेल्प कर रहा है कि सरदानिया पिडमंट के बूट नेम इटली का बूट पहनाने में उसकी हेल्प कर रहा है। मतलब इसने अपने एफर्ट डाले थे टू मेक विक्टर एमेनुएल II एज अ किंग ऑफ इटली। दैट इज इंग्लिश कैरिकेचर है। नाउ आपकी ये यूनिफिकेशंस कंप्लीट होती हैं। यहाँ पे आपकी आती है विजुअलाइजिंग द नेशन। दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक। आपने सिर्फ इसको समझ के अपनी लैंग्वेज में लिखना है इसका आंसर, कि नेशन को दैट इज डिस्क्राइब एज अ फीमेल फिगर। जैसे आपने इंडिया को दिखाया है भारत माता विद डिफरेंट पिक्चर्स, अलग अलग तरह से दिखाया है टू आइडेंटिफाई अपनी नेशन को, कि जिसके लिए आप उनको एक तरह से रिस्पेक्ट दे पाओ। तो वही चीज़ पहले एक्चुअली शुरू की थी इन द फ्रांस, इन द जर्मनी, टू मेक नेशन स्टेट एज अ फीमेल फिगर। ओके, वही विजुअलाइजिंग द नेशन है कि नेशन को देखना, विजुअल करना। क्लियर। तो अब यहाँ पे आर्टिस्ट 18-19 सेंचुरी में इन्होंने नेशन को पर्सोनिफाई एज अ पर्सन दिखाना शुरू कर दिया, जिसका मतलब है कि कंट्री विल बी रिप्रेजेंटेड एज अ पर्सन। सिंपल है। अब नेशन को उन्होंने पोर्ट्रेट किया एज अ फीमेल फिगर। क्लियर। ये फीमेल फिगर
दैट वॉज नॉट अ पर्टिकुलर वुमेन इन अ रियल लाइफ, ये इमेजिनेशन है। हर आर्टिस्ट ने अपनी कंट्री को अलग अलग फिगर्स में, फीमेल फिगर में दिखाया, वो किसी से मैच नहीं होती थी, ना किसी रियल लाइफ में ऐसी वुमेन थी। तो ये सिर्फ उन्होंने एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कंक्रीट फॉर्म दी। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म क्या होती है? जिसको आप देख नहीं पाते, लाइक नेशन, लव, हेट, फ्रेंडशिप, इन चीज़ों को आप देख नहीं पाते। तो उन्होंने कंक्रीट का फॉर्म जिसको आप देख पाते हो। अगर आप लव को एज अ हार्ट दिखाते हो तो मतलब आपने उसको लव की कंक्रीट फॉर्म दिखा दी। जैसे आप कहो कि वॉर है, वॉर को आप देख नहीं पाते, आपने स्वॉर्ड वगैरह दिखा दी, तो दैट मीन यू कैन सी दैट पर्टिकुलर थिंग। तो ऐसे उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक कंक्रीट फॉर्म दे दी थ्रू द इमेजेस ऑफ फीमेल फिगर। तो ये फीमेल फिगर एक एल्गरी बन गई, एक सिंबल बन गया नेशन का। सिंपल, ओके। अब आपको याद अगर हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने दिखाया था फीमेल एल्गरी को दिखाया था सच एज लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक। जैसे आपको याद है कि रेड कैप दैट इज फॉर लिबर्टी, ब्रोकन चेन वगैरह, तो वैसे ही उन्होंने विमेन को दिखाया था लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक के लिए। तो ऐसे सिंबल्स आते रहे हैं। तो एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टीज आर द रेड कैप, ये भी आपको याद है। ब्रोकन चेन वही चीज़ आ गई, लिबर्टी के लिए एट्रीब्यूट्स थे। जस्टिस के ब्लाइंड फोल्ड वुमेन थी, दैट इज हैविंग कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल, जिसने हाथ में तराजू पकड़ा हुआ है। ओके, ब्लाइंड फोल्ड है, उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे कोर्ट्स में भी वुमन को दिखाया जाता है, उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, कि मतलब सबके लिए वो बराबर है और सबको एक जैसा देखती है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि जिस वुमन के आगे ब्लाइंड फोल्ड है, मतलब उसकी पट्टी बंधी हुई है, तो प्योर ऑफ वेइंग स्केल्स का मतलब है कि सबको एक जैसा समझती है, यूनिफॉर्मिटी है लॉज की। ओके, सिंपल। फिर उसके बाद आपने पर्टिकुलर वुमेन के बारे में बताना है। जैसे कि उन्होंने बताया कि फ्रांस में ऐसी वुमन को उन्होंने मरियाना के रूप में दिखाया, जो कि एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है। तो उसके आइडिया पीपल्स नेशन दिखाया गया। उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या थी मरियाना की, फ्रांस में करेक्टरिस्टिक्स क्या थी, कि दैट वाज ड्रॉन फ्रॉम द लिबर्टी एंड द रिपब्लिक, उसकी करेक्टरिस्टिक थी। रेड कैप उसने डाली थी, ट्राई कलर जो कि ब्लू वाइट रेड है वो डाला था, कोकेड उसने उसका क्राउन डाला था। स्टैचूज, इसमें आपने ये चीज़ देखनी जो कि जर्मनी में नहीं है। तो स्टैचूज ऑफ मरियाना को पब्लिक स्क्वायर, पब्लिक चौराहों पे इरेक्ट किया गया, ताकि लोगों को रहे कि ये हमारा नेशनल सिंबल है, और वो उसको प्रिसुएड देम टू आइडेंटिफाई विद इट, अपने आप को उसके साथ देख पाए कि हम, ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी नेशन है, हमने इसको रिस्पेक्ट देनी है। और मरियाना की इमेजेस को कॉइन्स और स्टैम्प पे भी लगाए, जैसे ये एग्जांपल देख सकते हो, पोस्टेज स्टैम्प्स 1850 में मरियाना को रिपब्लिक एज अ फ्रांस दिखाया गया। तो ये तो हो गया आपका मरियाना के बारे में। द सेम इमेज वॉज मेड इन जर्मनी, जी से जर्मनी, जी से जर्मेनिया। ओके, याद रख सकते हो आप। तो जर्मनी की एल्गरी भी उन्होंने दिखाई ऐसे, जो कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन थी। शी वॉज वेयरिंग अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स। ओक का मतलब याद रखना है अच्छे से, जिसका मतलब है हीरोइज्म, जैसे देख सकते हो आप। ओके, इसके फ्लैग कलर हैं आप, गोल्डन, ब्लैक और रेड कलर है। तो जर्मेनिया आप देख सकते हो, फिलिप वेट है द आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड दिस पेंटिंग ऑफ जर्मनी। जर्मनी ऑन अ कॉटन बैनर दिखाई है। इट वॉज मेंट टू हैंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द चर्च ऑफ सेंट पॉल से इसको हैंग किया गया है। विद द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज कन्वीन्ड, जिसको कि याद रखने के कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को यहाँ पे बुलाया गया था। ओके, हाँ जी, एलगरी डन हो गया। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, ज़रा देख लीजिए। ब्रोकन चेन पता है आपको, बिकमिंग फ्री। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, ये आपको दिखा दूँ यहाँ, ये देख लीजिए इसको। ब्रोकन चेन इज ओके। ओके, सेकेंड आपका है ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, ये दिख रही है आपको, यहाँ पे चेस्ट पे लगाते हैं इसको, तो यहाँ पे ईगल दिख रही है आपको। ये है सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर की स्ट्रेंथ दिखाती है। क्राउन ऑफ ओक लीव्स ये दिख रहा है, ये अभी आपने पढ़ा हीरोइज्म है। यहाँ पे स्वॉर्ड दिख रही है, स्वॉर्ड का मतलब रेडीनेस टू फाइट है। और अगर ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड आ गई, ये ऑलिव ब्रांच दिख रही है, तो इसका मतलब है कि विलीनेस टू मेक पीस, भी मैं शांति बनाना चाहता हूँ। और ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राइंगल ये आप देख रहे हो, जैसे आपको बोला गया है कि जर्मनी का फ्लैग है, ये 1848 में था, बैन बाय, ये बैन कर दिया बाय ड्यूक्स एंड जर्मन स्टेट ने बैन कर दिया। रेज ऑफ राइजिंग सन, ये पीछे देख रहे हो, रेज ऑफ राइजिंग सन मतलब न्यू इरा, नया युग का जन्म हो रहा है।
तो दैट्स ऑल यू कैन सी, क्लियर, सिंपल। ये एक और किसी ने फॉलोइंग जर्मेनिया दिखाई, जैसे अलग अलग जूलियस हॉबनर की है, ये याद रखना थोड़ा सा, उसने क्रिएट की है। ये सारा कुछ आप स्वॉर्ड वगैरह देख सकते हो। डन। ये और एक जर्मेनिया है, गार्डिंग द राइन, 1860 में आर्टिस्ट लॉरेंस क्लेसन वॉज कमीशन टू पेंट दिस इमेज। द इंस्क्रिप्शन और जर्मेनिया स्वॉर्ड रीड्स, जर्मन स्वॉर्ड प्रोटेक्ट्स द जर्मन राइन। ओके, जर्मन की जो स्वॉर्ड है जर्मन राइन को प्रोटेक्ट करती है। डन। Yeah, this is the last topic you are having now, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनलिज्म हमने अब सारे चैप्टर में पढ़ लिया है, अब आपको इसका मतलब समझ आ गया है। व्हेन द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, पीपल हैव डेमोक्रेटिक राइट्स एंड दे कैन अपोज द गवर्नमेंट, दे कैन चेंज द गवर्नमेंट एंड दे हैव लव, डिमोशन फॉर द कंट्री, पैशन फॉर द कंट्री, दैट इज नेशनलिज्म। और इम्पीरियलिज्म दैट इज कॉलोनलिज्म। कॉलोनलिज्म पता है, व्हेन वन कंट्री is controlled by another country, like India was controlled by Britishers, तो India was the colony of British, तो वही imperialism है, colonialism। मतलब जब आप ज़्यादा कंट्री अपने कंट्रोल के अंडर रखना चाहते हो। तो अब 19th सेंचुरी में क्या हुआ, नेशनलिज्म जो था एक रिटेन्ड इस आइडलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट ऑफ द फर्स्ट हाफ द कंट्री। मतलब जो चीज़ पैशन इनको 19th सेंचुरी फर्स्ट हाफ में दिख रहा था, वो बाद में दिखना थोड़ा कम हो गया। मतलब जितने लोग पैशनेट थे ना अपनी नेशन के लिए शुरू में, तो धीरे धीरे वो जज्बा थोड़ा सा कम हो गया। ये एक नैरो क्रीड बन के रह गई विद द लिमिटेड एम्स, नेशनलिज्म फीलिंग थी। तो इस फिल्म में क्या हुआ, नेशनलिस्ट ग्रुप जो थे इंक्रीजली इनटॉलरेंट टू ईच अदर। जो नेशनल ग्रुप थे एक दूसरे के लिए इनटॉलरेंट, बर्दाश्त नहीं करते थे कि मेरे पास ज़्यादा पावर हो, मेरे हाथ में ज़्यादा कॉलोनीज हो, मेरा ज़्यादा दबदबा सारे वर्ल्ड में होना चाहिए। और छोटी छोटी बात के लिए वॉर पे चले जाते थे ये नेशनलिस्ट कंट्रीज। और मेजर जो यूरोपियन पावर्स थी, तो दैट मैनिपुलेटेड एंड नेशनलिस्ट एस्पिरेशन ऑफ द सब्जेक्ट पीपल इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इंपीरियलिस्ट एम। मतलब लोगों को उन्होंने कुछ समझना बंद ही कर दिया अपनी ख्वाहिशों के आगे। उनको था कि मेरे जो इंपीरियलिस्ट एम्स हैं, मेरे पास ज़्यादा पावर, मेरे पास पैसा, मेरे पास ज़्यादा कॉलोनीज हो, उनके वो मेन मुद्दे रह गए थे इंस्टेड ऑफ द पीपल। और सबसे ज़्यादा जो सोर्स सीरियस था, वो टेंशन इमर्ज हुई, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बल्कन रीजन था। 1871 में बल्कन रीजन जो था वो मेन मुद्दा बन गया यूरोपियन पावर्स की राइवलरी का। अब इसको ध्यान से सुनो, बड़ा इजी टॉपिक है कि बल्कन जो एक एरिया था, वो उसमें काफ़ी सारे जोग्राफिकल एथनिक वेरिएशन के ग्रुप रहते थे। कौन कौन से ये कंट्री थी उसमें, मॉडर्न डे, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस हम पढ़ चुके हैं, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, ये सारी, मतलब ये इतने सारे जो ग्रुप्स थे, ये कंट्री इस बल्कन रीजन में रहती थी। और इनके इनहेबिटेंट्स को, रहने वालों को आप कहते थे स्लैव्स। ओके। और ये बल्कन रीजन किसके कंट्रोल के अंडर था, ऑटोमन एम्पायर, द मुस्लिम एम्पायर। क्लियर। तो बल्कन क्या था, बल्कन था एक इतनी सारी कंट्री का ग्रुप। आजकल जो मॉडर्न वर्ल्ड में कंट्रीज हैं, इस सारे ग्रुप के पर्टिकुलर इलत, जैसे आप देखोगे यहाँ पे बल्कन रीजन है, तो दिस वाज हाउ। तो ये सारों में अलग अलग कंट्री थी, तो इन पे सारों पे ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल था, मुस्लिम एम्पायर। ओके। तो इन अलग अलग कंट्री के लोगों को आप वो कहते थे स्लैव्स। स्लेव में ई पड़ती है, इसमें स्लैव है। ओके। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इनमें एक रोमांटिक नेशनलिज्म, अब जो पहले पढ़े रोमांस, लव फॉर द कंट्री, बल्कन रीजन में शुरुआत हुई। जैसे ग्रीस में शुरुआत हुई 1821 से लेके, और 32 में इनकी नेशनलिस्ट फीलिंग आई और इन्होंने अपने आप को आज़ाद करा लिया। तो ऐसे इन कंट्रीज़ में, इन जो अलग अलग थे पार्ट्स थे, इनमें एक नेशनलिस्ट की फीलिंग एमर्ज होनी शुरू हो गई, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव, बहुत ज़्यादा भयानक होती चली गई। तो 19th सेंचुरी में जैसे ऑटोमन एम्पायर का जो स्ट्रेंथन था, हैड सॉट टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ थ्रू मॉडर्नाइजेशन, इंटरनल रिफॉर्म, बट वेरी लिटल सक्सेस। मतलब उन्होंने थोड़े एफर्ट किए ऑटोमन एम्पायर ने कि इनमें जो नेशनलिस्ट की फीलिंग है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, तो मैं क्यों ना कुछ रिफॉर्म कर दूं, थोड़ा इनमें सुधार लेके आऊँ, तो शायद ये ना आए। लेकिन उसका कोई खास असर नहीं पड़ा। तो धीरे धीरे 1 by 1 क्या हुआ, जो यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट थे ना, ये ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल। तो ये धीरे धीरे इसके कंट्रोल से बाहर निकलने शुरू हो गए, जैसे ग्रीस इंडिपेंडेंस जैसे हो गया।
ओके, तो बल्कन पीपल बेस देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स ऑन द नेशनलिटी एंड यूज हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट बट दे हैव सब्सिक्वेंटली बीन सब्जुगेटेड बाय फॉरेन पावर्स। तो धीरे धीरे इन पॉलिटिकल जो पावर दे थी, यूरोपियन जो स्लैब्स थे, नेशनलिटीज़ थी, धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को आज़ाद कराना शुरू किया कि कभी हम पहले भी आज़ाद थे और अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। ओके, तो बल्कन कि उनको हमें फॉरेन पावर ने हमें अपना गुलाम बना लिया, लेकिन हम कभी आज़ाद थे। तो रिबेलियस नेशनलिस्ट इन द बल्कन थॉट ऑफ द स्ट्रगल दैट इज अटेम्प्ट टू विन बैक द लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस। तो आपका क्वेश्चन आता है कि बल्कन रीजन जो था वो कन्फ्लिक्ट वाला रीजन क्यों बन गया। आपने सिंपल कहना है कि जो बाल्कन रीजन था, वो बाल्कन रीजन में काफ़ी सारे एथनिक वेरिएशन के लोग, जोग्राफिकल वेरिएशन के लोग रहते थे, जिनको कि स्लैब बोला जाता था और ऑटोमन एम्पायर के अंडर था वो। क्लियर। तो जैसे रोमांटिक नेशनलिज्म फीलिंग आई तो धीरे धीरे ये कंट्रीज़ ऑटोमन एम्पायर से आज़ाद होना शुरू हो गई, अपनी इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गई, लाइक ग्रीस एक्सेट्रा। ओके, तो ये रीज़न था कि ये एक कन्फ्लिक्ट वाला रीजन बन गया, क्योंकि हर कोई अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, तो नेचुरली वहाँ पे लाइक यू कैन सी क्योस हो जाता है। तो ये एक कन्फ्लिक्ट का रीजन बन गया। ओके, तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ये डिफरेंट स्लैविक नेशनलिटी स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, जैसे ये नेशनलिटी इंडिपेंडेंस होना शुरू हो गई तो बल्कन एरिया कन्फ्लिक्ट का रीजन बन गया। ठीक है ना, समझ आई, वहाँ पे काफ़ी कन्फ्लिक्ट आनी शुरू हो गई। ये आपका आंसर सॉल्व हो गया। पर अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो बल्कन स्टेट थी वो एक दूसरे से जेलसी करनी शुरू हो गई और उनको लगने लग शुरू हो गया कि मेरे पास ज़्यादा टेरिटरी आ जाए एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, एट द कॉस्ट ऑफ, कि ये वाला एरिया मेरे पास ये भी आ जाए, ये कहता है ये वाला पैसा मेरे पास आ जाए। तो एक दूसरे की कॉस्ट पे इनमें जेलसी इतनी बढ़ गई एक दूसरे के लिए कि वो एक दूसरे को हराना शुरू हो गई और वॉर पे उतर आई, जिसके कारण आप देख रहे हो कि कन्फ्लिक्ट और बढ़ते चले शुरू हो गए। लेकिन मैटर इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया जब बड़ी पावर, बिग राइवलरी कौन कौन सी थी, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया, तो इन्होंने भी इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। ओके, बिग पावर ने क्या किया, देयर वाज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर में भी राइवलरी आ गई कि मेरे पास इनका कंट्रोल, ये अब तो आज़ाद तो हो ही चुकी हैं, तो बिग पावर्स कहती क्यों ना मैं इन पे कंट्रोल करना शुरू कर दूं। अब उन्होंने इस पे कंट्रोल करने शुरू कर दी, ओवर द ट्रेड पे, कॉलोनीज पे, नेवल फोर्स में, मिलिट्री माइंड में, हर जगह पे यूरोपियन पावर के एक दूसरे से जेलसी और दूसरे से लड़ाई शुरू हो गई। ये राइवलरी इतनी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई कि बल्कन प्रॉब्लम को अनफोल्ड और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई। तो हर पावर, ये आप रशियन पावर देख सकते हो, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, दे इनको वॉज कीन ऑन काउंटिंग द होल्ड ऑफ अदर, दूसरी पावर को नीचा दिखाने में लग गए बल्कन रीजन के लिए ही, कि बल्कन में मेरा कंट्रोल हो, वो कहता मेरा कंट्रोल हो। ये बल्कन रीजन में अपने कंट्रोल के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और ज़्यादा एक्टिव हो गई। तो इट लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर रीजन एंड फाइनली फर्स्ट वॉर। ये धीरे धीरे वॉर इतनी बढ़ गई कि इनको पता ही नहीं चला कि कब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गई, बिकॉज ऑफ देयर राइवलरी। उनको पता नहीं था कि ये वॉर इतनी ज़्यादा खिंच जाएगी बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल राइवलरीज। तो दैट इज़ ऑल। तो ये आप देख सकते हो, अ मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर है, हर जगह ब्रिटिश एम्पायर का रूल है। एट द टॉप एंजल्स आर शोन कैरिंग द बैनर ऑफ फ्रीडम, दिस वन। ओके, in the foreground Britannia, the symbol of British nation, this one is triumphantly sitting over the globe। सारे वर्ल्ड पे बैठी, ग्लोब मतलब वर्ल्ड, सारे ग्लोब पे बैठी है ये। ओके, द कॉलोनीज आर रिप्रेजेंटेड थ्रू द इमेजेस, टाइगर्स, एलिफेंट, फॉरेस्ट, प्रिमिटिव, पुराने लोग। द डोमिनेशन ऑफ द वर्ल्ड इज शोन एज द बेसिस ऑफ ब्रिटेन्स नेशनल प्राइड। ये दिखाया गया कैसे सारे वर्ल्ड पे ब्रिटेन का कब्जा है और कितनी सारी कंट्री पे वो रूल कर रहे हैं, जिनको जानवर दिखाया कि जानवर इन द सेंस ही कभी किसी को जानवर को आप बांध के कहीं पे भी लेके साथ उस पर रूल कर सकते हो। तो सारे वर्ल्ड पे ये बैठा हुआ है, दैट इज हाउ इट हैज़ बीन सीन। तो नेशनलिस्ट फीलिंग जो है इंपीरियलिज्म के साथ जुड़ी हुई है, दैट लेड टू यूरोप डिजास्टर 1914। आपकी जो वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई 1914 में, जो कि 4 साल चली है, बिकॉज ऑफ दैट क्योंकि नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म के साथ, इंपीरियलिज्म मतलब मेरे पास ज़्यादा कॉलोनीज हो, मेरे पास ज़्यादा कॉलोनीज हो कहता है। नेशनलिज्म इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि इंपीरियलिज्म फीलिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी, जिसके कारण वर्ल्ड वॉर हुई।
तो इन द मीन वाई मैनी कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड विच हैड कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर्स इन द 19th सेंचुरी बिगैन टू अपोज इंपीरियल डोमिनेशन। जैसे कि इंडिया जैसे कंट्री ने यूरोपियन पावर के अगेंस्ट अपने आप को स्ट्रेंथन शुरू कर दिया, तो एंटी इंपीरियल मूवमेंट शुरू हो गई, जिसके कारण नेशनलिस्ट फीलिंग हुई और उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बनानी शुरू कर दी, जिसके साथ इंस्पायर्ड बाय द कलेक्टिव नेशनल यूनिटी थी एंड इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट लड़ना शुरू कर दिया। तो यूरोपियन आइडियाज नेशनलिज्म के नो वर रेप्लिकेटेड फॉर पीपल एवरीवेयर द वर्ल्ड, देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी, अपनी अपनी नेशनलिज्म फीलिंग थी, एक दूसरे के तो कॉपी नहीं थी। बट द आइडिया ऑफ दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज इन टू नेशन स्टेट बनी एज अ नेचुरल एंड यूनिवर्स। Okay, so that is all your chapter that has been completed. So hope you understand. That's all for your chapter of today.